हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन मिल रहे हैं नए टॉपिक के साथ में। अभी तक आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स को कंप्लीट कर लिया है। मैथमेटिकल टूल्स में इंपॉर्टेंटली कैलकुलस जो पूरा सेक्शन था, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, इस वाले टॉपिक के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि यार काफ़ी चीज़ें हैं जिसका एप्लीकेशंस अभी तक आपको पता नहीं है। एज इन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो कर लिया है, लेकिन अल्टीमेटली उसका यूज़ क्या होने वाला है ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपना चालू होने वाला है दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन मैं बोल सकता हूं कि ये वो पहला टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप फिजिक्स के तरीके से देखोगे। मतलब अभी तक जो आपने पढ़ा है पूरा मैथमेटिकल टूल्स, आपको रियलाइज हो रहा होगा फिजिक्स के अंदर कहीं मैथ्स तो नहीं पढ़ रहे अपन, ठीक है। तो पूरा मैथमेटिकल पार्ट आपने अभी देख लिया है और उसके अंदर थोड़ा ग्रिप आपका आया भी होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर चैप्टर आप डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले चैप्टर्स आपके फिजिक्स के कैसे ग्रो करने वाले हैं। ये चैप्टर के अंदर एटलीस्ट आपको इस बात को, तो ये बात को जानकर अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने 8 9 10th में जो चीजें पढ़ रखी हैं बिल्कुल वैसी की वैसी चीजें अब आएंगी, लेकिन एक नॉच ऊपर थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या टर्म्स इस चैप्टर के अंदर आने वाले हैं, तो एक बार अपन क्विकली इसको देखते हैं और फिर अपन इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो जो टॉपिक्स या जो टर्म्स आप लोग बहुत ज्यादा फेमिलियर हैं, बहुत इजीली फेमिलियर हैं, पहले वो टॉपिक स्टार्ट होंगे, जैसे एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, स्पीड, है ना। ये सारे टर्म्स आपको पता है पहले से, तो और यही सारे टर्म्स आपके लिए अभी तक, टू बी ऑनेस्ट, यही सारे टर्म्स आपके लिए फिजिक्स भी हैं। तो अब ये सारे टर्म्स वापस इस चैप्टर में आएंगे तो आपको काफी फेमिलियर जोन लगेगा और इस फेमिलियर जोन में आप बहुत इजीली धीरे 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 कंफर्टेबल होते चले जाएंगे। अब आते हैं इस टॉपिक में। ये पूरा टॉपिक दो टुकड़ों में टूटा हुआ है एक्चुअली। इस टॉपिक में अपन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले दो पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला पार्ट तो बिल्कुल वही है जो आप लोगों ने 8 9 10th के क्लासेस में देखा था, जहां पर आपने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, है ना। वही सारे फॉर्मूले फिर से आएंगे तो वहां पे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स नेचुरली थोड़े से टफ हो जाएंगे। और जो दूसरा सेक्शन है जहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उन प्रॉब्लम्स में आपको थोड़ी तकलीफ लगेगी, है ना, क्योंकि अब वो वाला पोर्शन है जो आप लोग एक्सक्लूसिवली 11th में सीखोगे और उसके अंदर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे पार्ट्स अब वापस आने वाले हैं। तो क्योंकि आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में एक बार खाली मैथमेटिकल पार्ट देख लिया है, अब अपन उस मैथमेटिक्स का फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन देखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है अपना रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन नाम से क्या समझ में आता, आप बताओ। रेक्टिलिनियर मोशन आपको समझा रहा है कि एक सिंगल लाइन में मूव करने वाली बॉडी, है ना। तो अब देखो यार, रेक्टिलिनियर मोशन से लेकर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, आगे आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर आएगा रिलेटिव मोशन। अब ये तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करके अपन क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ मोशन। मतलब अपन यहां पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है, कोई बॉडी मोशन क्यों कर रहा है ना। अपन सिर्फ ये देखेंगे कि अगर मोशन हो रहा है तो मोशन को एनालाइज कैसे करना है। जैसे अगर कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, अगर कोई बॉडी चलेगी तो उसके पास स्पीड कितनी है, उसके पास एक्सेलरेशन है या नहीं, उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है। अपन इन सब पैरामीटर्स पे ध्यान देंगे। अपन ये बिल्कुल इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे कि इस बॉडी के पास स्पीड क्यों आई। तो कॉज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ किस पे ध्यान देना है कि मोशन के पैरामीटर्स क्या है। मोशन के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, जो आपको मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब मोशन के पैरामीटर्स हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन सिर्फ मोशन के पैरामीटर्स पे ध्यान देंगे। कॉज कि भाई फोर्स लग गया या इंपल्स लग गया, ये जो ऐसे टर्म्स हैं, ये सब आगे आने वाले मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स इज व्हाट, साइंस ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसमें तीन टर्म्स बताया, इन तीन टर्म्स को अपन एक्सटेंसिवली यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। और मोशन पैरामीटर्स, ठीक है, जो भी आपने लॉज पढ़े हैं, न्यूटन्स लॉ 1 2 3 सब लॉज हैं, ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है क्योंकि वो सारे कॉज हैं और कॉज अपन नहीं पढ़ते अभी, इस पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो आते हैं, अगर अपने को रेक्टिलिनियर मोशन, अगर मैं बात करता हूं कि चलो अब साइंस ऑफ मोशन ही पढ़ना है, अपने को काइनेमेटिक्स पढ़ना है, तो इस काइनेमेटिक्स के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन किसको एड्रेस करेगा, राइट। ये पर्टिकुलर मोशन आपको बताएगा कि रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है एक तरीके से मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन, इसका टेक्निकली ये मीनिंग है, इसका मतलब है बॉडी हैज टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बॉडी आड़े टेढ़े तरीके से चल रही होगी तो उसको अपन 2 डायमेंशन बोलेंगे। आड़े तरीके से चलते हुए उछल उछल कर जाती होगी तो मोशन इन 3D हो जाएगा। तो वो सब लेटर पार्ट्स हैं। अभी एज ऑफ नाउ एकदम सिंपलेस्ट पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज मोशन इन 1D। अब मोशन इन 1D अपन ने बोल तो दिया है। मोशन पैरामीटर्स के बारे में भी आपको मैंने बताया कि मोशन पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं।
तो मोशन पैरामीटर्स आपके होते हैं पोजीशन, है ना, पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो ये आपके मोशन पैरामीटर्स है और इन तीनों मोशन पैरामीटर्स को ही अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये अपनी दुनिया है, वन डायमेंशन की बातें होंगी, ठीक है, और इन तीन पैरामीटर्स के बारे में अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जैसे पोजीशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, अब ये सारे टर्म्स सुने तो हुए हैं, और इनफैक्ट आज के लेक्चर में अपन जितनी चीजें पढ़ेंगे वो आपको लगेगा यार ये तो थोड़ी बहुत तो आती है, लेकिन जैसे जैसे अपन प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा कि इसके अंदर कितनी छोटी छोटी डिटेल्स हैं जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तीनों टर्म्स का एक बहुत, पोजीशन का खास करके एसोसिएशन किससे है? पोजीशन अगर मैं बात करता हूं तो पोजीशन इज रिलेटेड विद टू टर्म्स जिसके साथ आप 100% फेमिलियर हैं, द टर्म कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यस, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या अंतर है? तो अब मैं एक एक करके टॉपिक्स रिवील कर रहा हूं। आप लोग ये जो चीजें हैं, मोशन इन 1D, मोशन पैरामीटर्स, ये सब चीजें साथ साथ में नोट करते जाओ, और उसके बाद में मैं अभी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब की एक एक करके डेफिनेशंस पे जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो और इसके आगे अपन पढ़ते हैं, तो और नेक्स्ट टॉपिक पे तरफ जाते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग आप लोगों को पता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जरा कितने लोग समझ पाते हैं। डिस्टेंस और दूसरा टर्म है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, एवरीवन अग्रीज, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, ठीक है, कि भाई अल्टीमेटली उसने कितना चला। जैसे अगर मैं बात बताऊं एग्जांपल के तौर पे, लेट्स से ये एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है। तो ए से बी में पहुंचने का एक तरीका तो हो गया ऐसे, और एक तरीका हो सकता है कि कोई ऐसे करता हुआ ऐसे पहुंचाओ, क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली ए से बी पे पहुंचना था, है ना। और एक ये मैंने बोल दिया लेट्स से ये पाथ 1 है, और लेट्स से ये मैंने बोल दिया पाथ 2 है, ठीक। तो दोनों ही अल्टीमेटली दोनों के दोनों बी पर तो पहुंचे हैं, लेकिन एक ने शायद लंबा रास्ता ट्रैवल किया और एक ने शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया। तो एक्चुअली जो भी एक्चुअल पाथ है, जैसे मैं बोलूंगा फर्स्ट वाले पाथ में डिस्टेंस कितना है, ये आपको जो स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है। सेकंड वाले पाथ में डिस्टेंस कितना है, जो आपको हर पूरा का पूरा लेंथ ये मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो ये पूरा मेजर, तो मतलब एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड को अपन डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस, इसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब हुआ पाथ 1 बोलूं या पाथ 2 बोलूं, ध्यान देना, पाथ 1 या पाथ 2 दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मतलब ही नहीं है आपने एक्चुअली चला कैसे। डिस्प्लेसमेंट को किससे मतलब है कि आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा, और वो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस की जहां बात आती है, डिस्टेंस जैसे अब मैं बोलूंगा पाथ 1 और पाथ 2 में ज्यादा डिस्टेंस किसने चला? सेकंड पाथ ने। पाथ 1 और पाथ 2 में डिस्प्लेसमेंट कितना है? दोनों का सेम है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्टेंस अलग अलग है, और इसका एट द सेम टाइम क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होंगे? Whenever a particle travels only in a straight line and never returns back, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और ये अपन ने इंश्योर कर दिया कि वो कभी पलटता नहीं है, इसका मतलब है उस रास्ते के लिए क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम बोल सकते हो? यस, अपन सेम बोल सकते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर है, और वो माइन्यूट सा अंतर आपको मुझे लगता है समझ में आ गया। इसको मैं एग्जांपल देता हूं, और इस एग्जांपल से अपन फटाफट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस कर लेते हैं कि भाई अल्टीमेटली इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो चलो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम लेता हूं मैं, कि एक पार्टिकल है जो ऐसे करता हुआ v की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। लेट्स से ये सर्कल का पार्ट बना रखा है मैंने, ये a पॉइंट से b पॉइंट तक जा रहा है, और इस सर्कल का रेडियस r है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ कि पार्टिकल अगर a से लेकर b तक जाता है तो उसने डिस्टेंस कितना चला? तो डिस्टेंस कितना चला आपको दिख ही रहा है, डिस्टेंस विल बी द एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड, ये पूरा पाथ आएगा। कितना है ये पाथ? पाई r, बिल्कुल सही। और मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अब आप ये बात समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है कि आपने ओरिजिनली पाथ क्या चला। डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली
ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, एंड दिस विल बी कितना 2r। ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस होगा पाई आर, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। हाँ, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को अपन बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सही है, तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर इन सब का डिफरेंस आप लोग मैथमेटिकल टूल्स में अच्छे से देख चुके हो कि भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज के पास सिर्फ डिस्टेंस होता है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बहुत छोटी सी बात थी जो अभी अपन यहाँ पे डिस्कस किया। तो अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, मतलब इसमें कुछ ज्यादा होता भी नहीं है डिटेल में। लेकिन जो दूसरा टॉपिक है इसके साथ में कंटिन्यूएशन में, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस अल्टीमेटली आगे जाके एक पर्टिकुलर टर्म से कनेक्ट होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस जो अपन बोलते हैं, किस रेट से दो पार्टिकल्स के बीच में या दो पॉइंट्स के बीच में दूरी चेंज हो रही है, उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी से। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है। अब नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं, क्योंकि वही अल्टीमेटली आपको समझाएगा कि अपना काइनेमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आगे आपके काम आने वाले हैं। तो मैं एक एक करके सारे टॉपिक्स या सारे सब टॉपिक्स को टच कर रहा हूं, और सब टॉपिक्स बहुत सिंपल से हैं। सब टॉपिक्स में क्या क्या है, जैसे स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो हो गए। अब उसके बाद क्या आएगा, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीन टर्म्स हैं जो एक एक करके अभी अपन देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। स्पीड एंड वेलोसिटी पे आ जाते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों टर्म से आप लोग फेमिलियर हैं। अब क्या बताता है ये, ठीक है, अगेन इसके अंदर माइन्यूट डिफरेंस सबको पता होना चाहिए। स्पीड को अपन बोलेंगे स्केलर और वेलोसिटी को अपन बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स के बारे में सबको पता है कि स्पीड, वेलोसिटी, ये सब टर्म्स क्या होते हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे चलूं कि स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन हो जाएगी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पीड। वेलोसिटी भी इसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात समझना, डेफिनेशन जहां तक कंसर्न है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन अप्रोप्रिएट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाट इज स्पीड देन, और इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस तो बहुत सीधा सा है, आपको दिख रहा है, एक स्केलर है, एक वेक्टर है। इसका मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को अपन क्या बोलेंगे, स्पीड। ठीक, और जो स्पीड हो गया, मतलब अल्टीमेटली वेलोसिटी के अंदर ज्यादा इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसके अंदर ये वेक्टर क्वांटिटी है कि डिस्टेंस किस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है वो तो बता ही रहा है, लेकिन साथ साथ में वो ये भी बता रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में चीजें चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके बैठा है वेलोसिटी, और स्पीड वेलोसिटी का सबसेट है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं जैसे v वेक्टर से। ठीक है, जो सिंबल है, जो सिंबल हो जाएगा v वेक्टर। ठीक है, ये किसका सिंबल है, वेलोसिटी का। और स्पीड को क्या लिखेंगे, उसको अपन इसी वेलोसिटी वेक्टर का, अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, जिसको अपन मॉड्यूलस बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और उसको अपन क्या बोलते हैं, स्पीड। ठीक है, तो ये तो हो गई सारी डेफिनेशन वाली बातें कि भाई वी वेक्टर को ऐसे डिनोट कर देंगे और ये सब हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखा हुआ है, इसी को अपन ट्रांसलेट करते हैं इन द फॉर्मूला। आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट के बारे में कुछ ना कुछ चीजें सीखी हुई हैं, बस वही डेफिनेशन के फॉर्म में ले जाएंगे। बट मैं फिर से स्टिल समझा देता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मतलब फॉर्मूले वाइज ये क्या चीज बनने वाली है। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं इसका, ये फॉर्मूला क्या होने वाला है। चलिए, तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, जो उसकी जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है उसके बेसिस पे जो फॉर्मूला बनेगा इसका, वो फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला डिराइव कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे, लेट से एक पर्टिकुलर पार्टिकल किसी पर्टिकुलर टाइम t पर x पर है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर x पर है, और कुछ देर बाद t प्लस dt टाइम पर लेट से वो x प्लस dx पर आ जाता है। इसका मतलब हुआ, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ढंग से सुनना, कि लेट से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस है dx। ठीक, तो इसका मतलब किसी कोई पार्टिकल, जैसे हो सकता है कोई पोजीशन, कोई पार्टिकल है जो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे, किसी टाइम t पर अभी यहां पर है, और अगले ही dt टाइम क्या होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल सा इंक्रीमेंट इन टाइम में वो बहुत ही हल्का सा आगे जाता है। मैंने यहाँ पे गैप बड़ा दिखा रखा है, बट यू नो कि ये dx बहुत ही छोटा होगा, dt बहुत ही छोटा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर वो dt टाइम में अल्टीमेटली कितना चला, dx, तो
वेलोसिटी वैसे भी क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इसका मतलब है, और आपको यह भी पता है कि वो अल्टीमेटली इतने टाइम में कितना डिस्टेंस चला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही भी वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन यहां से बन जाएगी, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं अपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना। यहां पर x क्या है, पोजीशन है, कि अभी किसी पर्टिकुलर टर्म्स के, मतलब जैसे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, अभी पहले पार्टिकल x पोजीशन पे था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में x प्लस डी एक्स पे चला गया। तो अब यहां पर प्लीज ध्यान देना, यहां पर मैंने x यूज किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय पार्टिकल x एक्सिस में ही मूव करेगा ना, वो y एक्सिस में भी मूव कर सकता है, z एक्सिस में भी मूव कर सकता है। मतलब यही फॉर्मूला dy बाई डी टी भी हो सकता था, dz बाई डी टी भी हो सकता था, या कोई भी रैंडम डायरेक्शन भी हो सकती थी। लेकिन जनरल नोशन, जनरल एजम्पशन चलता है कि अपने पार्टिकल को x डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, ठीक है। अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है कि v को dx बाई डी टी ही लिखा जाए, ये dy बाई डी टी भी हो सकता है अगर पार्टिकल y डायरेक्शन में जाता, dz बाई डी टी भी हो सकता है अगर पार्टिकल z डायरेक्शन में जाता। ठीक है, तो वो सारी डेफिनेशंस बिल्कुल होल्ड करती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ, सिंस वी आर ओनली लर्निंग दिस, तब स्टार्ट ही हो रहा है ये पूरा पोर्शन, तो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी विल डू। चलो, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस का मतलब है अभी, जो एक इसी मोमेंट पे जो डिफाइन हुआ। अब देखो यार, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि पार्टिकल ने अभी dt टाइम में dx चला है, तो अगले dt टाइम में भी वो उतना ही माइन्यूट सा डिस्टेंस चले, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब अलग अलग टाइम पर हो सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पे इसके पास इतनी वेलोसिटी है, ये अपन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं, इमेजिन करो कि अपन कांस्टेंट स्पीड से बाइक को चला रहे हैं। मान लेते हैं कि बाइक की जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आ रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अब वो जो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी बाइक, तो अब ये तो होता नहीं कि क्या जिंदगी भर कांस्टेंट स्पीड चलते रहेंगे ना, कभी एक्सेलरेशन भी होगा, कभी एक्सेलरेशन कम भी होगा। इसका मतलब है कभी स्पीड 50 से 55 होगी, 55 से 60 होगी, वापस 60 से 55, वापस 50। तो क्या स्पीड चेंज होती है? हाँ। अब जब स्पीड चेंज होती है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हर समय स्पीड 50 है? नहीं। लेकिन क्योंकि हर समय स्पीड चेंज हो रही है, इसका मतलब है अपन हर इंस्टेंट पे स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। हर इंस्टेंट पे स्पीड को डिफाइन करने का मतलब हुआ इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। क्या बात समझ में आई? हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी डिफाइन करना का आसान तरीका है कि अपन पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और आपका आंसर आ जाए। इसका मतलब हो गया वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन। सो वेलोसिटी is the differentiation of position with respect to time, है ना। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन बोल सकते हैं ऑफ पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज को भी अपन डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं। और मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वो तो हमेशा एनीवेज वेलोसिटी है ही। अब इसका उल्टा पोर्शन देखते हैं जरा। उल्टा पोर्शन क्या, कि यार इसी चीज को, ये तो मेरा डेरिवेटिव फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? डेरिवेटिव फॉर्म है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, ये जो dx है, इस dx को क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं v dt। मैंने कुछ भी नहीं किया यहां पे, dt को खाली उधर भेज दिया, दैट्स इट। ठीक है, अगर dx इक्वल टू v dt है तो देयरफॉर यहां से दोनों साइड में अगर इंटीग्रेट करूं तो क्या मुझे डेल्टा x v dt इंटीग्रेशन के बराबर मिलता है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये दो फॉर्मूले होने चाहिए। कौन से दो फॉर्मूले? ढंग से सुनना। ये है मेरा वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, ये तो पता है, डेफिनेशन है। लेकिन इसका उल्टा प्रोसेस, कि अगर मुझे मान लो ये पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस चल लिया, है ना, कि इस पर्टिकुलर पोजीशन से इस पर्टिकुलर पोजीशन में अगर वो चलता है डेल्टा x, तो वो निकालने का तरीका क्या है? ऑल वी नीड टू फाइंड दिस वेलोसिटी dt का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप डेल्टा x निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कैलकुलस वाले पार्ट है। ठीक है, जहां पर आपके फॉर्मूले एक साथ में अपन इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि यार ओके, कभी x के फॉर्म में वेलोसिटी निकालनी है, ऐसे निकाल लेंगे। कभी वेलोसिटी दे रखी है और डिस्टेंस निकालना है, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों आपको यहां पर ये बात समझ में आई है। और ये अपना पोर्शन हो गया कौन सा? स्पीड और वेलोसिटी वाला। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बात की है इंस्टंटेनियस वेलोसिटी। ये जो पूरा टॉपिक था, ये किसका था? इंस्टंटेनियस वेलोसिटी का। तो अब इंस्टंटेनियस वेलोसिटी तो हो गया। अब इंस्टंटेनियस वेलोसिटी के बाद में
दूसरा जो पार्ट है कि यार हर बार जैसे अपन बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो हर इंस्टेंट पे स्पीड जानना जरूरी तो नहीं लगता अपने को, है ना? यार हर इंस्टेंट में मुझे तो हर एक माइक्रो सेकंड में बता दो कि अभी क्या स्पीड है, अभी क्या स्पीड है, अभी क्या, ऐसे तो पागल ही हो जाएंगे। तब अपन क्या करते हैं, अपन इन जनरल बात करते हैं कि यार ये बात छोड़ो, आप तो ये बताओ घर से कब निकले थे, यहां पर कितनी बजे पहुंचे थे, बीच में डिस्टेंस कितना चला, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम करके भी तो आपको एक स्पीड मिलती है, ठीक है। वो स्पीड क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड तो नहीं है, तो वो कौन सी स्पीड है, वो एवरेज स्पीड है। जैसे आपने सुना होगा जो ट्रेन चलती है ना क्या लगता है आपको, ट्रेन जिंदगी भर कांस्टेंट स्पीड से चलती? प्लेटफॉर्म आया तो बोल, स्टेशन आया, बोले मेरे को तो रुकना नहीं, मैंने तो जाना है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। ट्रेन चालू होती हैं, रेस्ट पर होती है, एक्सेलरेट करती है, एक स्पीड अटेन करती है, डिसलरेट करती है, फिर से रुकती है। लेकिन आपने टर्म सुना होगा कि हर ट्रेन का अपना एक एवरेज स्पीड होता है। तो वो कैसे निकलता है एवरेज स्पीड? बड़ा आसान है यार, क्या करेंगे भाई, आपको ये पता है कि कहीं से भी, जैसे मान लो कोटा है, कोटा से स्टेशन से चालू हुई और जयपुर तक गई, तो कोटा से जयपुर के बीच में आपको रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस पता है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक एवरेज स्पीड, कि भाई लगभग इतनी स्पीड से ट्रेन चलती है। लेकिन ये जो एवरेज स्पीड वाला जो आंसर है, क्या इसका ये मीनिंग है कि ट्रेन हमेशा इसी स्पीड से चलती है? नहीं, वो एवरेज स्पीड जस्ट एक नंबर है। हो सकता है कि कई बार उस ट्रेन की स्पीड उस एवरेज स्पीड से भी ज्यादा हो, कई बार हो सकता है कि उस एवरेज स्पीड से भी कम हो, लेकिन एवरेज स्पीड खाली एक रफ आइडिया देता है कि ये ट्रेन लगभग इतनी स्पीड से चलती है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एक बार उस पर आ जाते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अपन ने जान लिया है, चलिए तो अब नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं एवरेज स्पीड, है ना। अब एवरेज स्पीड क्या बता रहा है, तो एवरेज स्पीड देखना जरा। एवरेज स्पीड बताता है कि यार ओवरऑल बड़े बड़े मतलब टाइम फ्रेम बड़ा हो जाएगा इस बार एवरेज स्पीड में। एवरेज स्पीड का सिंबल क्या होता है वो बता देता हूं। एवरेज स्पीड का सिंबल होता है ऐसा, ये किसका सिंबल है, स्पीड का। और ये जो ऐसे ब्रैकेट्स बनाते हैं वो ब्रैकेट्स किसके होते हैं, एवरेज के, ठीक है। तो ये आपका एवरेज स्पीड का सिंबल है और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या इसको मैं अगर बोलूं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, कोई बड़ा टास्क नहीं है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो सबसे, ये ही डेफिनेशन आप लोगों ने अर्ली क्लासेस में पढ़ी हुई है, क्योंकि आप लोग जो पोर्शन पढ़ते हो उसके अंदर जनरली जो पढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, उसमें जनरली टोटल डिस्टेंस कांस्टेंट स्पीड से चलने वाली गाड़ी की बात करते हैं। तो कांस्टेंट स्पीड से चलोगे तो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, इस तरीके से आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। प्लीज मेरी बात ढंग से सुनना, बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चले या ना चले, आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सीधा सीधा ये होगा। मतलब पार्टिकल कैसे भी मोशन करे, अगर आपको ये पता लगाना है कि एवरेज स्पीड कितनी है, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फाइंड करने हैं। स्टिक टू द फॉर्मूला, एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर केस एवरेज स्पीड, ठीक है। और दूसरा जो है एवरेज, कौन सा बच गया, एवरेज वेलोसिटी। तब एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन पोजीशन। तो इसको मैं लिखूंगा कि आर एफ माइनस आर आई अपॉन टी। क्या लिखा मैंने, आर एफ माइनस आर आई अपॉन टी। आर इन जनरल, ये आपका सिंबल आप लोगों ने वेक्टर्स में देखा होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस अपॉन टाइम, ये आपको क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी। तो मैं आपको बता रहा हूं यार, ये सेक्शन दिखने में बहुत इजी लगता है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने यहां पर इस पर्टिकुलर पोर्शन में बहुत मिस्टेक्स होनी है, बता रहा हूं, बहुत मिस्टेक्स होती भी है। तो आर एफ माइनस आर आई, इस तरीके का एक्सप्रेशन याद रखो, और इस एक्सप्रेशन के साथ ही आपको क्वेश्चंस लगाने हैं फिर, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, डोंट रोम एनीवेयर अराउंड, सीधे सीधे स्टिक टू दिस फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको आंसर दे देगा। नाउ जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, सुनना। तो डिस्प्लेसमेंट को लिखने का एक और तरीका भी तो है, और वो क्या है, वी डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन टाइम।
अभी आपको सिखाया था मैंने कि डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स कैसे लिख सकते हैं, वी डी टी का इंटीग्रेशन, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो वी डी टी, यहां पर वी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर वी आपका वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारे फॉर्मूले बच्चों आपके काम के हैं, और इन फॉर्मूलों को अपन यूज करेंगे बहुत एक्सटेंसिवली। तो अभी अपन खाली क्या बोलते हैं, इकट्ठे जैसा कर रहे हैं, इकट्ठा हो जाएगा एक बार, इन सब प्रॉब्लम्स को अपन लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारे टर्म्स एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपन ने कवर कर लिए हैं। अब इन पर्टिकुलर जो फॉर्मूलों को इकट्ठे किए हैं, इसके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स लगाते हैं, और देखो प्रॉब्लम्स में क्या करना है। चलिए, तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने मैं ला रहा हूं। चलिए, तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं जरा, इसमें क्या करना है। चलो, तो क्वेश्चन आप लोग कॉपी करो, क्या करना होगा इसमें बता देता हूँ। क्वेश्चन जब मैं नोट करूंगा तो आप लोग एक बार जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद आप पॉज कर देना, ठीक है। और उसके बाद में आप लोग कोशिश करना, अटेम्प्ट करना कि यार आंसर कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उसके जितनी देर आपको लगेगी पॉज करने के बाद में, और वापस आप इस वीडियो को ऑन कर देना ताकि सोल्यूशन मेरा सामने रहेगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करोगे तो इंटरैक्टिव रहेगा, अदरवाइज इट्स विल बी लाइक आई एम, मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ और आप लोग बस सुन रहे हो, ठीक है। तो बेटर है मैं क्वेश्चन अभी यहाँ पे नोट करता हूँ, और फिर आप लोग पॉज करना वीडियो को और सोल्यूशन खुद से लाने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, इफ अ पार्टिकल मूव्स such that its displacement, yeah, its position is given as x equal to 4t to the power 4 minus 3t square plus 7t plus 6, ठीक है। Find its velocity at t equal to 2 सेकेंड, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बोल रखा है कि एक पार्टिकल है जिसकी पोजीशन इस तरीके से चेंज हो रही है, और फाइंड इट्स वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। अब क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, जरा देखो। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे बता दिया है कि यार ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है पोजीशन का, आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी। बेहद बहुत आसान। वेलोसिटी क्या होता है, फॉर्मूला अभी अपन ने सीखा, dx by dt। इसका मतलब है इसका पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। कितना आएगा डेरिवेटिव, देखो जरा, 16t क्यूब माइनस 6t प्लस 7। अगर 16t क्यूब देखो, है ना, 16t क्यूब माइनस 6t प्लस 7, ये अपना एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी कब मांगा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो वेलोसिटी, देयरफॉर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 विल बी, कितना आएगा देखो, t की जगह 2 डाल देते हैं, तो 16 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 प्लस 7, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो अपने लेवल पे, और आप वेरीफाई करना, इसका सॉल्व होकर आंसर आएगा 123 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन बेहद आसान था, यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, क्योंकि अपन ने ये सारी चीजें मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ी हुई है। तो मैं अब यहाँ से आगे निकल सकता हूँ। आई होप किसी को भी इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, और अगर दिक्कत आई है तो आप डेरिवेटिव वाला पार्ट एक बार फिर से रेफर करो मैथमेटिकल टूल्स में, कि डिफरेंशिएशन कैसे लिया हुआ है, और बेहद आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब पिछली बार जैसे क्या था, पोजीशन दे रखी थी किसी भी टाइम पर, ठीक है। अब रिवर्स सीन है। रिवर्स सीन मतलब अब आपको वेलोसिटी दे रखी है एक पार्टिकल की, ठीक है। लेट पार्टिकल मूव सच दैट, लेट पार्टिकल मूव्स सच दैट वेलोसिटी इक्वल टू, वेलोसिटी इस बार आपको दे रखी है 3t स्क्वायर प्लस 2, है ना, ये मीटर पर सेकंड में दे रखी है। अब आपसे पूछा हुआ है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पार्टिकल का, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। लेट्स, अब ये क्वेश्चन कि t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बीच में बताओ पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा अगर उसकी वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर, इसका मीनिंग समझो यार, वेलोसिटी किसी भी टाइम t पर दे रखा है, इसका मीनिंग क्या, कि जैसे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 2, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी कितनी है 5। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड बढ़ रही है। तो मैं ऐसी साइड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्या आप उन्हें बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, नहीं, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी थी 2, t इक्वल टू 1 पे स्पीड कितनी है 5, और आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी, मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्सेलरेट,
ठीक है, हालांकि उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ये तो बस अपन ऐसे डिस्कस किया। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है डिस्प्लेसमेंट, तो आप लोग सब सॉल्व करो, है ना। आई होप सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। तो और मैं बता चुका हूं आप लोगों को, जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग पॉज करो, और पॉज करके कोशिश करो खुद से कि आंसर आ जाए, और फिर मेरे सोल्यूशन को देखो और चेक कर लो कि आप लोग कहां गलती कर रहे हो और कहां पर क्या है। ठीक है, तो वेलोसिटी ये दे रखा है, तो अब अपन प्रोसेस जानते हैं। प्रोसेस क्या, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट dx, या फिर मैं बात करूं dx की जगह पे अगर मैं बोलता हूं कि डेल्टा x, तो डेल्टा x कितना होता है, ये आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, v dt का इंटीग्रेशन होता है, बताया था। डिस्प्लेसमेंट मांगा है, v dt को इंटीग्रेट करना है, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, 3t² + 2 × dt, और इसको इंटीग्रेट करोगे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। लिमिट्स कहां से कहां तक लगानी है, 1 से 2, है ना। तो 1 से लेकर 2 सेकंड तक v dt को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा देखो जरा, t³ / 3 से 3 कट जाएगा, प्लस 2t, लिमिट्स लगेगी 1 से 2। ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया। अब लिमिट्स कैसे लगेगी, तो एक बार 2 डाल देते हैं, तो 8 + 2 10, 2 डालेंगे तो 8 + 2 10 बन जाएगा, और 1 डालेंगे तो कितना बन जाएगा, 3। देखो 1 डालो, 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो 10 - 3 कितना आ गया, 7 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कि भाई 2 को डालने पर अपना यहां पर आंसर आया था, सॉरी 2 को डालेंगे तो 8 + 12, ये 12 हो जाएगा, तो 12 - 3 अपना आंसर हो जाएगा 9 मीटर्स। ठीक है, तो यहां से दोनों प्रॉब्लम्स देख ली कि यार अगर बाई चांस पोजीशन दे रखी है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करके आंसर आएगा। वेलोसिटी दे दिया है टाइम के टर्म्स में, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, है ना। तो इन दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये तो आपके हो गए एकदम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, अभी तक कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, ये सब चीजें आप लोग ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल्स में जानते हो, सीख चुके हो। ठीक है चलो और प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अभी आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपना, अब इस बार एक पार्टिकल है, ठीक है, और एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं थोड़ा नाम दे देता हूं, ए, पॉइंट सी, पॉइंट बी, इस तरीके से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं बोल रहा हूं कि पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से, v की स्पीड से सर्कल में घूम रहा है। समझ में आ गया, पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड v से सर्कल में घूम रहा है, और अब आपसे पूछा है कि बताओ इस पार्टिकल का एवरेज स्पीड कितना होगा, है ना। एवरेज स्पीड कहां से कहां तक, ए से लेके सी तक, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये सारे सवाल आपसे पूछेगा। ठीक है, तो फाइंड, और बोला है क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड v, एट कांस्टेंट स्पीड v, फाइंड, पहला पार्ट है एवरेज वेलोसिटी बताना है आप लोगों ने, जब वो पूरा एक चक्कर मार के आ जाएगा, मतलब वापस ए से लेकर वापस ए पर आ जाएगा तब। दूसरा एवरेज वेलोसिटी बताना है जब वो ए से लेकर बी तक जाता है, और तीसरा एवरेज वेलोसिटी बताना है जब वो ए से लेकर सी तक जाता है। ये 3 पार्ट आपको पूछे हुए हैं, एवरेज वेलोसिटी बताना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, कि ए से लेकर सी तक, ए से लेकर बी तक, और ए से लेकर कंप्लीट ए तक एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा, तो आप लोग अटेम्प्ट करो। ठीक, चलिए मैं आंसर पे आऊं, आप लोग पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए मैं आंसर पे आता हूं। ए से ए, सबसे इजी पार्ट, ए से ए में आप बताओ, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, एक और चीज क्वेश्चन में दे रखी है, रेडियस आर, इसका मेंशन है, इसके बिना तो होगा ही नहीं। ठीक है, सर्कल का रेडियस आपको आर दे रखा है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है ए से ए, एवरेज वेलोसिटी ए से बी, एवरेज वेलोसिटी ए से सी। तो ए से ए में अगर पूरा घूमकर आ गया, फॉर्मूला अपना होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो पहले वाले पार्ट का आंसर तो स्ट्रेट अवे 0। ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ, अगर ए से लेकर ए तक ही घूमकर आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो भाई साहब 0 है, क्योंकि वो तो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पर आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। ठीक है, ए से बी पर आते हैं। ए से बी में यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 2r, बिल्कुल सही। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 2r। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पैसे ही पता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट तो पता लग गया, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट, कितने समय में पहुंचेगा, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में टाइम कितना, वो कैसे लिखोगे। तो अब टाइम इंटरेस्टिंग है। तो अब टाइम निकालने के लिए आपको पता है कि इसकी स्पीड v है और अल्टीमेटली डिस्टेंस कितना चला है, पाई आर। अगर डिस्टेंस इसने चला पाई आर, स्पीड है इसकी v, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या मुझे टाइम दे देगा। वापस सुनना, मैं बोल रहा हूं यहां से लेकर यहां तक ये कॉन्स्टेंटली, इसकी स्पीड हमेशा v है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, स्पीड हमेशा v है, कभी ऐसे 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 करता हुआ, तो इसकी v की स्पीड है, इट्स लाइक दिस। अगर मान लो आपको बोलता हूं कि आपकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और आपने एक्चुअली जो डिस्टेंस चला है, लेट से वो 50 किलोमीटर है, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, आपने ऐसे 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 कैसे भी कवर किया हो, 50 किलोमीटर चला है, ये मैं बोल रहा हूं। अब आपसे पूछूं, बताओ एवरेज स्पीड कितना, या मैं एवरेज स्पीड से बेटर कितने टाइम में 50 किलोमीटर चला होगा। आप बोलोगे 1 आवर। क्यों? क्योंकि उसकी कांस्टेंट स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, उसने चला है 50 किलोमीटर, तो कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। तो यहां से भी कितना चला है इसने, पाई आर, कितनी स्पीड से, v। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये आपका ऑटोमेटिकली आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया ए से बी में। अब तीसरा पार्ट जो एवरेज वेलोसिटी है ए से सी, अब वो इंटरेस्टिंग है। अब एवरेज वेलोसिटी ए से सी कैसे निकलेगा, तो एक बार उस पर आ जाते हैं। चलो, तो मैं ये मिटाकर इधर ही ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी ए से सी वाला पार्ट को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, जरा देखेंगे क्या होगा। तो आप मुझे बताओ ए से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट, तो आप ए से सी के बीच में एक लाइन खींचोगे, यही तो डिस्प्लेसमेंट है यार, ये तो इसका एक्चुअल पार्ट ट्रैवल्ड है। डिस्प्लेसमेंट तो कितना है, इतना, कैसे निकलेगा, ये है आर, ये है आर, ये कितना हो गया, √2r। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया √2r। कितना टाइम लगेगा, तो टाइम तो वापस वैसे निकलेगा, ये लेंथ कितना है, ये कितना लेंथ है, ये पूरा था पाई आर, ये कितना होगा, पाई आर बाई 2 होल अपॉन v। आई बात समझ में? तो यहां से आपका आंसर आ गया, एवरेज वेलोसिटी ए से सी, एवरेज वेलोसिटी ए से ए, एवरेज वेलोसिटी ए से बी। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप लोग बहुत इजीली डील कर सकते हो, जहां पर आपको दिख रहा है कि यार पार्टिकल की स्पीड देख रहे हो आप। अगर मैं हाँ, एक और बात, अगर मैं बोलूंगा आप एवरेज स्पीड बताओ मुझे, एवरेज स्पीड कितनी, तो दिमाग लगाना पड़ेगा क्या? अरे नहीं बुद्धू, एवरेज स्पीड तो v है, उसकी तो स्पीड क्या हर समय v है, हाँ, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, v, तो उसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है। आई बात समझ में? तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में डिफरेंस समझना, इसमें तीनों ही केस में अगर मैंने एवरेज स्पीड पूछा होता तो आंसर क्या आता, सिर्फ v। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, सेम पैटर्न का प्रॉब्लम है। अब आई होप कि अब इस बार आप लोगों को सबसे बनेगा। लेट्स से एक ट्राइंगल दे रखा है आपको, और एक पार्टिकल है जो इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ, समझ में आया, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, मतलब एक ट्राइंगल के सर्कमस्क्राइब करता हुआ यहां से एक पार्टिकल चालू कर रहा है और वो ऐसे सर्कल में घूमता जा रहा है, और आपको रेडियस दे रखा है, सर्कल का रेडियस है r। और नेचुरली क्योंकि ये एक ट्राइंगल को मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल बताया, तो वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करता हुआ है, तो ये जो सेंटर हो, सर्कल का जो सेंटर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंट्रॉइड। अब देखो यार, पोर्शन सिंपल सा है, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है। मैं बोल रहा हूं फिर से, पार्टिकल v की स्पीड से एक सर्कल में घूम रहा है और उस सर्कल का रेडियस r दे रखा है, और वो सर्कल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, और यहां पर मैंने नाम दे दिया है लेट्स से a, b और c। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज वेलोसिटी बतानी है, फिर से कहां से कहां तक, a से c के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो यार अब क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करो वीडियो को और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देने की ट्राई करो। ठीक है, अब आपका अगर आंसर आ गया है, ठीक है, आप लोगों ने आई होप पॉज करके आंसर ला दिया है, तो अब नेक्स्ट पर्टिकुलर अब सुन लेंगे सब। सोल्यूशन पर आ रहा हूं मैं, और सोल्यूशन इसका बेहद आसान है। डेफिनेशन पे चलेंगे फिर से। डेफिनेशन, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब है मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। कैसे मिलेगा यार डिस्प्लेसमेंट? अब बहुत आसान है, देखो जरा,
इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बताया था आपको, इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया 30, ये एंगल कितना हो गया 30। इसका मतलब यहां से सेंटर से अगर मैं परपेंडिकुलर फेंकता हूं बाइसेक्टर, वो बाइसेक्ट करेगा इन दोनों को, क्या समझ पाते हो? क्योंकि ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल पे मैंने यहां से अगर एक परपेंडिकुलर फेंका है तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये बाइसेक्ट करेगा, आपको दिख रहा है कि ये लेंथ कितनी है आर, ये लेंथ कितनी है आर, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये लेंथ कितनी हो जाएगी आर कॉस 30, आर कॉस 30। तो क्या आपको यहां पे दिख रहा है जो लेंथ AC है, जो AC लेंथ है, क्या मैं लिख सकता हूं 2r cos 30? चेक करके बताओ, ये जो AC लेंथ है ये कितना है r, तो और ये एंगल 30 डिग्री, तो r cos 30, r cos 30 कितना हो गया 2r cos 30। सही। अगर लेंथ मिल चुकी तो यार अब नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट पार्ट तो बड़ा आसान है। एवरेज वेलोसिटी A से C में क्या करना है 2r cos 30। बेटा जी ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। नीचे क्या लिखना है टाइम, यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगेगा, सोच के बताओ कितना लगेगा। जितना यहां से यहां तक का लेंथ होगा, लेंथ अपॉन स्पीड। अब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, तो अब जरा सोचो, ये पूरा एंगल कितना है 240 डिग्रीज है या नहीं? अगर ये पूरा का पूरा 240 डिग्री, आपको ये पता है कि पूरा लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब 240 डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा 240 इंटू पाई बाई 180। समझ में आया? 240 इंटू पाई बाई 180, ये क्या हो गया आपका वो एंगल। जैसे अगर पूरा सर्कल कवर करता तो कितना एंगल कवर करता है रेडियन में 2 पाई, और लेंथ कितनी होती 2 पाई आर, तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होता है ये वाला एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंगल। ठीक है, थीटा अपने लिख दिया, आर कितना है वो तो आर अपन लिखा हुआ ही है, ये अपने लिखा लेंथ जो चला होल अपॉन वी, ये आपका आंसर तैयार। सही है। अब यहां से इसको लिख देना आप लोग, कितना हो गया 4 पाई बाई 3 हो गया, 4 पाई बाई 3 आर, आर से आर कट जाएगा, वी ऊपर जाएगा, कॉस 30 की वैल्यू आपको दिख रही है। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो क्या इस तरह के प्रॉब्लम्स जहां पर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है समझ में आए? ठीक है, कोई टफ प्रॉब्लम नहीं है, इजी सा प्रॉब्लम है। आपको ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये टाइम निकालना। ठीक है, स्पीड दे रखी होती है और टाइम निकालना होता है, तो अपन क्या करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको क्या दे देगा टाइम टेकन, और डिस्प्लेसमेंट तो ठीक है जानते ही आप। चलिए, तो ये हुआ अपना प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप लोग वापस नोट करो। अ पार्टिकल ट्रेवल्स half of total distance with speed v1 and next half with speed v2, है ना, along a straight line। ये तो मेंशनड ही है क्योंकि चैप्टर ही अपना वही है, तो वो तो आपको मान के ही चलना है along a straight line। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, या फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी। अब ये क्वेश्चन सुनेंगे जरा। A particle travels half of total distance with speed v1 and next half with speed v2। अब आपसे पूछा है बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी। तो अब यहां पर क्या होता है ना, स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो पहले चला v1 से फिर चला v2 से, एवरेज कितना होगा v1 प्लस v2 बाई 2। एक तो ये इतनी बड़ी गलत फहमी है। एवरेज का मतलब सिर्फ v1 प्लस कोई भी, जैसे मैं बोलूंगा 10 है और 25 है, एवरेज निकालो 10 प्लस 25 बाई 2, ये इंट्यूशन है, मतलब ये ऐसे ही आंसर आता है। मैंने आपको बताया था एवरेज वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, सिर्फ फॉर्मूले के थ्रू। फॉर्मूले पे ध्यान दो। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, सुनो जरा। मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पर तो जैसे दिख ही रहा है स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब एक ही है ना, तो आप लिख लो चलेगा, चलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो अब देखना पहला हाफ चला है v1 की स्पीड से, दूसरा हाफ चला है v2 की स्पीड से। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेट्स से पहले हाफ को मैं बोल देता हूं x और दूसरे हाफ को भी बोल देता हूं x। ठीक है, मतलब मैंने मान लिया कि लेट्स से पार्टिकल टोटल 2x डिस्टेंस चलता है। मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। लेट्स से
ये x चलता है, ये भी x चलता है, मतलब पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके लेट्स से यहां से लेकर यहां तक पहुंचता है, पहले भी x चला बाद में भी x चला। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये चलता है v1 की स्पीड से और ये चलता है v2 की स्पीड से। बोला ठीक है, तो अब अगर ये टोटल डिस्टेंस कितना चल गया, x प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना लगा, टाइम कैसे निकालोगे, x अपॉन v1 x अपॉन v2, x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। बात समझ आई? अगर x अपॉन v1 प्लस x अपॉन, तो ये आपका, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले सकते हो इजीली। तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, 2v1 v2 होल अपॉन v1 प्लस v2। अब आपका कुछ ऐसा आंसर आएगा। तो ये तो किसी भी हिसाब से v1 प्लस v2 बाई 2 तो नहीं है, है ना? तो v1 प्लस v2 बाई 2 वाले कोई भी डायरेक्ट आंसर मत दो यार, ठीक है? वो भी आंसर आता है, सबको पता है, कभी ना कभी वो सवाल का आंसर वो भी आता है, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि ध्यान रखो कि हर क्वेश्चन में एवरेज निकालने का जो बहुत गंदी आदत बन जाती है इन अर्लियर क्लासेस, एवरेज पूछा है ऐड करके डिवाइड कर दो, 3 नंबर दिए, तीनों को ऐड कर दिया, डिवाइड बाई 3। ये गलतियां नहीं करनी है, इसलिए मैंने जब पहले बताया था एवरेज के कॉन्सेप्ट कैसे डील करने, सिर्फ फॉर्मूले से, फॉर्मूला पता है आंसर पक्का आएगा, चिंता मत करो, ठीक है? तो ये आपके एवरेज पर एक मैंने क्वेश्चन करवाया, ऐसे प्रॉब्लम्स आपको शीट में भी मिलेंगे फर्दर, उसको आप अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ बॉडी मूव्स एट वेलोसिटी 3t स्क्वायर प्लस 4t मीटर पर सेकेंड, है ना? फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 2 seconds. Also find distance traveled in same interval. चलो ये आपका क्वेश्चन है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से अटेम्प्ट करना है। अब देखो जरा ढंग से समझते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, कितना है, 3t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है? बोला है एवरेज वेलोसिटी भी निकालो और साथ साथ में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा वो भी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो आप लोग सब अपना वही रेगुलर एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, पॉज लेकर आप लोग अटेम्प्ट कर लो और फिर हो जाए सोल्यूशन पे ध्यान देना। सोल्यूशन पे आ रहा हूं मैं, सोल्यूशन देखेंगे। अब सोल्यूशन बेटा जी क्या है, देखो जरा। एवरेज वेलोसिटी, फिर से डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, डिस्प्लेसमेंट इज, displacement will be integration of v dt, displacement will be integration of v dt। velocity आपको दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 4t, 3t स्क्वायर प्लस 4t इंटू dt, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लिमिट्स लगानी है, 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 तक अगर लिमिट्स लगानी है तो ये क्या बन जाएगा, t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, देखो जरा, है ना? t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, लिमिट्स लगेगी 0 से लेकर 2 तक, तो 0 पे तो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और जैसे 2 लगाएंगे तो कितना आ गया, 8 और 8, ये कितना हो गया, 16। तो डिस्प्लेसमेंट तो आ गया आपका 16, ठीक है? एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 3t स्क्वायर प्लस 4t एक्सप्रेशन है ना? तो ये बन गया आपका t क्यूब और ये बन गया आपका 4t स्क्वायर बाई 2t स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। ये हो गया 8 और ये भी हो गया 8, ऐड कर दिया 16। चलिए, तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट, कितना आया, 16 मीटर। और पूछा गया था एवरेज वेलोसिटी, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 2 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कितना है, 16 मीटर, तो कितना हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी 16 अपॉन 2, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? तो डिस्प्लेस, फिर से क्या दिमाग लगाया है, बेहद आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है अपने दिमाग में। एवरेज वेलोसिटी जब भी टर्म आएगा, व्हाट वी विल डू, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका आपको फॉर्मूला मैंने वैसे ही बता दिया है, v वेक्टर dt का इंटीग्रेशन करेंगे आप 100% पहुंच जाओ। चलिए, तो ये तो अब साथ साथ में पूछा है डिस्टेंस कितना चला होगा, तो अब डिस्टेंस कितना चला होगा, अब आप डिस्टेंस कैसे चला, तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही चला होगा, क्या हर बार जरूरी है? अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? तो अब देखो जरा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 4t, ठीक है?
अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ पे, सुनना ढंग से, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पाथ पे कब अलग होते हैं? जब भी पार्टिकल पलट कर वापस आता है। जब भी पार्टिकल पलट कर वापस आता है, जैसे अगर मान लेता हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, लेकिन यहां से वापस लौट कर वापस यहां पर आ जाता है। लेट्स, और मैं स्ट्रेट लाइन, ये जानबूझ के मैंने ऐसा बनाया है, बट आपको समझना है कि वो ऐसे करता हुआ आगे गया और वापस ऐसे पलट कर वापस लौट आया। ठीक है, तो आगे जाकर वापस लौटा है, लेट्स से वो पार्टिकल का मैंने पाथ ऐसे बनाया, तो क्या स्ट्रेट लाइन ट्रैवल है, स्ट्रेट लाइन पाथ है? हाँ जी। लेकिन क्या इन दोनों, इस पूरे रास्ते में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है? नहीं, अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि पार्टिकल यहां पर पलटा। लेकिन अगर ये पार्टिकल सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही चलता, पलटता ही नहीं, अगर पार्टिकल पलटता ही नहीं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ, समझना मेरी बात को, क्या ये स्ट्रेट लाइन पाथ ऑटोमेटिकली ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है इस केस में? तो ये वाले रास्ते में और ये वाले रास्ते में अंतर क्या है कि यहां पर भी स्ट्रेट लाइन पाथ है, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन पाथ है, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल पलट कर वापस आया है, और जब पार्टिकल पलट कर वापस आता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। एक और बात गौर करनी है, अगर पार्टिकल पलटा है तो वेलोसिटी जीरो हुई होगी। अबे तभी तो पलटेगा, पार्टिकल चल रहा है और वापस लौटा, वापस ऐसे, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हुई होगी। सही। अब इस एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे सब लोग, 3t² + 4t, अगर टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, क्या ये वेलोसिटी कभी भी जीरो हो सकती है? नहीं। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल कभी पलटेगा नहीं। अगर पार्टिकल पलटेगा नहीं, इसका मतलब है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन को ही मैं बोल सकता हूं कि यही होगा डिस्टेंस? क्या यही डिस्टेंस चला होगा इसने? कैसे पता चला? क्योंकि पार्टिकल पलटा नहीं है। आई बात समझ में? तो ये आपका बहुत ही फंडामेंटल सा क्वेश्चन है। अब इसी के आगे वाला क्वेश्चन आपको समझना है, बहुत इंटरेस्टिंग है और वही आपको अल्टीमेटली परेशान भी करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आसान था, आई होप सबको समझ में आया है ना? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हल्का सा मैं चेंज करता हूं। चेंज क्या है जरा देखो, चेंज सिर्फ इतना सा है कि मैं इसे 3t² + 4t की जगह माइनस कर देता हूं। पूरा क्वेश्चन सेम, एवरेज वेलोसिटी अभी भी निकालना है, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द सेम इंटरवल, ये सारी चीजें वापस करनी है। लेकिन अब ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं रह गया। ठीक है, तो अब आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करो, मैं इसका सोल्यूशन मिटा रहा हूं और क्वेश्चन आपका मैंने लिख दिया है आपके सामने, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लाना है और इसमें आप लोग को टाइम भी लगेगा, ये लिटरली इतना इजी क्वेश्चन नहीं है। तो और वही कैच है कि क्या फर्क पड़ गया ऐसा माइनस और प्लस से, है ना? तो माइनस आने की वजह से क्या ये पॉसिबिलिटी राइज हो गई कि वेलोसिटी शायद कभी जीरो हो सकती है ना? और अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब पार्टिकल पलटेगा, और अगर पार्टिकल पलटा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आएगा। ठीक है, तब आप लोगों को सोचना है कैसे करना है, तो वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चलिए यार, तो सोल्यूशन पे आते हैं। आप लोगों ने मुझे मेरे हिसाब से अटेम्प्ट कर लिया होगा। वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, वेलोसिटी एवरेज मांगा है, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट फिर से निकालना है। डिस्प्लेसमेंट पे आऊंगा तो डिस्प्लेसमेंट का तरीका आपको मैं पहले ही बता चुका हूं वो कैसे निकलता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कभी दिमाग लगाना ही नहीं होता यार, v dt को इंटीग्रेट करो, धड़ल्ले से आंसर आएगा। v क्या है देखो जरा, 3t² - 4t, और इसको मुझे इंटीग्रेट करना है मल्टीप्लाई बाय dt जो, और इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। तो एक्सप्रेशन वही है जो पहले किया था, फिर से वही करना है, और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, t³ - 2t², और लिमिट्स लग जानी है इस बार 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, आप जैसे लिमिट्स लगाओगे 2, तो ये आप देखोगे यार ये तो 0 ही आ गया, ये तो लिटरली 0 हो गया। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब है एवरेज वेलोसिटी 0। अब जरा खुद दिमाग लगाना, ठीक है, सोचना। डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट 0 का, कि पार्टिकल जहां से स्टार्ट हुआ होगा शायद ऐसे जाकर वापस अपने ही स्पॉट पर लौट गया होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल चल तो स्ट्रेट लाइन में रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब आगे गया, वापस आया और उस जगह पे आकर रुक गया। बात सही समझ में आया? अब जरा सोचो, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या डिस्टेंस 0 होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब डिस्टेंस 0, तो बिल्कुल, डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन में कभी 0 हो ही नहीं सकता। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलना चालू कर दिया,
डिस्प्लेसमेंट तो हजारों बार जीरो हो सकता है, आगे गया 2 मीटर, पीछे आया 4 मीटर, वापस आगे आया 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, ठीक। लेकिन डिस्टेंस 2 4 2, ये तो 8 हो गया भाई, आई बात समझ में? तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर अंधों की तरह डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस, ये वाली गलती तो अपन करेंगे नहीं, इतने तो अपन समझदार है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, चलो ठीक है। आपने देखा सर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तो सेम ही होता है स्ट्रेट लाइन में, वो भी हाँ यहाँ पे गलती नहीं करनी ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, बिकॉज आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस तो भाई साहब कभी जीरो आता ही नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार ओके, मतलब पार्टिकल पक्का पलट रहा है। अगर पार्टिकल पलट रहा है तो पार्टिकल कहां से, कौन से टाइम पर पलट रहा है, पहले वो पता लगाओ। कैसे पता लगेगा कब पार्टिकल पलटता है? चलो ये बताओ, मैंने आपको समझाया था, पार्टिकल को पलटने के लिए अब अपनी स्पीड तो जीरो करनी पड़ेगी, उसकी स्पीड जीरो करो। स्पीड जीरो कैसे करेंगे? तो ये वाला पहला वाला पार्ट तो क्लियर ही है, सेकंड वाले पार्ट पे आ रहा हूं मैं, है ना। सेकंड वाले पार्ट में जहां पर आपसे डिस्टेंस मांगा है, तो उसको निकालने के लिए पहले क्या पता लगाना पड़ेगा कि यार कितना, मतलब मैं क्वेश्चन को भी अब हटा रहा हूं। चलो, तो अब मैं आ रहा हूं कि भाई अगर मुझे अब डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा। हाँ, सेकंड पार्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। तो डिस्टेंस पता लगाने के लिए पहले पता लगाना पड़ेगा पार्टिकल इज टर्निंग बैक नेचुरली, पार्टिकल इज टर्निंग बैक, पार्टिकल इज टर्निंग बैक when velocity equal to 0। The particle turns back when velocity is 0। तो velocity 0 कब है? तो बहुत आसान है, 0 कर दो, 3t स्क्वायर माइनस 4t, therefore टाइम कितना आ गया आप देखो जरा, यहां से 3t स्क्वायर इक्वल टू 4t करेंगे तो टाइम आ जाएगा 4/3 सेकेंड्स। इसका मतलब हुआ, अब समझना हुआ क्या, इसका मतलब है पार्टिकल ने लेट से यहां से स्टार्ट किया और लौटा वापस, t इक्वल टू 4/3, t इक्वल टू 0, 0 से 4/3 तक गया होगा और वापस 4/3 से पलट कर यहां पर t इक्वल टू 2 पे लौट आया होगा। तो t इक्वल टू 0 से गया 4/3 तक, 4/3 पर स्पीड 0 हुई, पलटा, वापस लौटा और यहां से लेकर यहां तक आ गया। अब डिस्टेंस निकालना है, अक्ल चली क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालना है मतलब मैं 0 से 4/3 तक निकाल दूं, उसको डबल कर दूं, तरीका तो ये 0 से 4/3 तक निकालूं और उसको डबल कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इस रास्ते में 0 है। डिस्प्लेसमेंट बेटा मैंने पहले ही निकाल लिया था 0 है, इसका मतलब ये श्योर हो गया कि उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो t इक्वल टू 4/3 पे भाई साहब पलटे तो होंगे। अब जब t इक्वल टू 4/3 पर पलटा होगा तो t इक्वल टू 4/3 तक, 0 से 4/3 तक निकाल लूं और उसको डबल कर दूं, मेरा काम हो गया। तो 0 से 4/3 का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं, 0 से 4/3 का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेता हूं और उस डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दूंगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, सही है। देयरफॉर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ v dt फ्रॉम 0 टू 4/3। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? देखो 0 से 4/3, 0 से 4/3 सेकेंड्स का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पहले बता चुका हूं मैं, vdt होता है। तो vdt 0 से 4/3 को इंटीग्रेट करूंगा vdt और उसको डबल कर दूं तो क्या मुझे ऑटोमेटिकली डिस्टेंस मिल जाना चाहिए, सही है। तो बस काम हो गया अपना, ट्वाइस ऑफ vdt को इंटीग्रेट करना है और vdt अभी अपन ने लिखना सीखा ही है। तो 2 इंटू vdt का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो अंदर फिर से सेम एक्सप्रेशन बनेगा, कितना बनेगा, t³ माइनस 2t स्क्वायर, इस बार लिमिट्स लगेगी 0 से 4/3, ठीक है। अब इसको आप लिमिट्स डालकर माइनस करके सॉल्व करोगे तो आपका यहां से आंसर बनेगा 64/27। ये आप लोग खुद ही वेरीफाई कर सकते हो, इसको इंटीग्रेट करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, ये आप लोग वैसे सीख चुके हो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट प्रॉब्लम है इन वन डायमेंशन, जहां पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलकर पलट जाता है। क्वेश्चन को देखकर बेटा कभी समझ में भी नहीं आएगा कि पार्टिकल पलट रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर डिस्प्लेसमेंट मांगा है उधर दिमाग लगाना ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आंसर देगा। लेकिन जब डिस्टेंस मांगेगा ना तब दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में तभी अंतर आता है जब पार्टिकल पलटता है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जहां पर डिस्टेंस पूछेगा, सबसे पहला स्टेप क्या लोगे, क्या करना है, सबसे पहला आप ये देख लो वेलोसिटी कहीं 0 तो नहीं हो रही,
क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो हो रही है पार्टिकल वहीं से पलटेगा, और पार्टिकल अगर वहां से पलटा तो वहां से वहां तक का निकालो, जहां से पलटेगा वहां से वापस वहां तक का निकालो, ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप ये, मैं बोलूंगा काफी एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। तो ये पहला ऐसा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है जो अभी अपन ने देखा है। बाकी सारी चीजें जो अभी अपन एक एक करके देखते गए हैं वो फंडामेंटल ही थी। आप रिवाइज करते रहो इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को। इन देख लो यार, ये पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है, और एकदम से आते से ही इंटीग्रेशन 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 चल गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो अंदर डर सा बैठ जाता है यार, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्या। बिलीव मी, ये जो प्रॉब्लम्स अपन ने देखे हैं ये वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है जो अभी अपन देख रहे हैं। ठीक है, इससे टफ कुछ नहीं है ना। तो इन प्रॉब्लम्स को तो थोड़ा थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा यार। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को बार बार देखो कि यार ये प्रॉब्लम्स के अंदर आखिर अप्रोच क्या लगाई, मैं आपको क्या क्वेश्चन को पढ़कर अपने को सोचना क्या है उसके बारे में सोचो, है ना। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आप इसमें कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है।